हम लोग बात करने वाले थे डेफिनेशन क्लास, परिभाषा खंड जो सीपीसी का। आपको पहले से कई बार कहा जा चुका है कि डेफिनेशन क्लास जो विधायिका बनाती इसीलिए है कि जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं इंस्टीट्यूट के वो खुद ही डिफाइन करते हैं, ताकि किसी भी न्यायाधीश के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र ना बचे। क्योंकि आपसे यह भी कई बार कहा गया कि आम जनता की धारणा कुछ भी हो, लेकिन विधि शास्त्रियों की धारणा यही है कि सबसे अच्छा जो कानून का प्रारूप है वो विधायकों द्वारा निर्मित होता है, वो स्वयं विधायिका द्वारा निर्मित है। और सारे विधि शास्त्री इस बात पर एकमत है, चाहे बेंथम हो या कोई भी हो, सब कहते हैं ना, लेजिस्लेशन इससे बढ़िया कानून का कोई प्रारूप होता ही नहीं। हर चीज लेजिस्लेट होनी चाहिए, कानून में लिखा हुआ होना चाहिए। और बेंथम तो यहां तक कहते हैं कि अच्छी विधि वही है जिसमें जज के लिए निर्वचन का कोई स्थान न हो, सारी बातें कानून में खुद ही लिखी हो, वही कानून सबसे ठीक है। और ये बात कहीं किसी हद तक हमें भी ठीक लगती है, क्योंकि निरंकुश किसी को नहीं होना चाहिए। अगर जज साहब के अर्थान्वयन के लिए जगह कानून में होगी तो जज साहब किसी भी समय निरंकुश हो सकेंगे, मनचाहा अर्थान्वयन ये शब्दों को दे सकेंगे। और फिर जो यथार्थवादी कहते हैं कि कानून वो होगा जो जज साहब चाहेंगे, इसलिए बेंथम की बात ज्यादा ठीक है कि कानून में शब्दों का प्रयोग इस ढंग से हो कि जज साहब के अर्थान्वयन के लिए कोई जगह ही ना बचे। लेकिन ये अतिवादी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो कम से कम इतना प्रयास ये जरूर होना चाहिए कि कानूनों में अर्थान्वयन की कम से कम गुंजाइश ये रखी जाए, यानी अधिकतम शब्द विधायिका खुद ही डिफाइंड कर दे, और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रखे। तो इन दोनों बातों का समावेश आपको दिखाई देगा विभिन्न कानूनों में, सारे कानूनों में दिखाई देगा। विधायिका जो कुछ इंपॉर्टेंट मानेगी, जो कुछ उसे लगेगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, उसका अर्थान्वयन वो कभी जज साहब पर नहीं छोड़ेंगे। शब्द जो उन्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसकी परिभाषा वो परिभाषा खंड में स्वयं दे देंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी उसे सुनिश्चित करेंगे इन शब्दों के माध्यम से कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, ठीक है, तब तक इन शब्दों का यही अर्थ लिया जाएगा जो हम बता रहे हैं। यह तो संदर्भ ही इस बात की मांग करने लगे कि वो अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए जो विधायिका ने परिभाषा खंड में किसी शब्द को दिया है। और अगर संदर्भ से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा तो फिर संबंधित शब्द को वही अर्थ दिया जाए जो हम दे रहे हैं। ऐसा विधायिका अधिनियमित करती है। और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स जब हम लोग डिफाइंड करते हैं तो आपने देखा भी है कि जब संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होने लगता है तब शब्द का वो अर्थ हम नहीं लेते हैं जो कि परिभाषा खंड में दिया है। लेकिन जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तब तक हम उसका वही अर्थ लेते हैं जो परिभाषा खंड में दिया गया है। या विधायिका ने परिभाषा खंड में नहीं तो पूरे इंस्टीट्यूट में कहीं भी स्वयं परिभाषित कर दिया, ठीक है ना। तो ये विधायी नीति है कि इंपॉर्टेंट शब्द स्वयं विधायिका द्वारा परिभाषित कर दिए जाए। और जहां तक सीपीसी की बात है, इसमें डिग्री
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई शब्द नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई शब्द नहीं। मीनिंग दे रहे भाई, कहने का अर्थ यह है कि अन्य बहुत से शब्द होंगे जो डिग्री से ज्यादा या डिग्री के बराबर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन डिग्री बहुत महत्व की है, ठीक है। डिग्री शब्द अपने में बहुत महत्व का है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम ये कहते हैं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वाकई कुछ नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ हम बात के या सिद्धांत के या विचार के महत्व को दर्शित करने के लिए करते हैं, तो इसलिए उस बात को उसी ढंग से लेना चाहिए। डिग्री इतनी महत्व की इसीलिए है क्योंकि डिग्री दो अपीलें अधिकार के नाते आपको देगी। प्रत्येक डिग्री अपील योग्य हो जाएगी। अगर डिग्री पास हुई है तो जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट, वहां तक आपको जाने का हक अधिकार पूर्वक मिलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सिविल या क्रिमिनल अपील अधिकार पूर्वक फाइल नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए उसे अपील का उच्चतम न्यायालय या अपील का सुपीरियर कोर्ट ये नहीं कहते, क्योंकि सामान्यतः वहां अधिकार पूर्वक अपील फाइल नहीं की जाती। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जिनमें आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हक मिलता है, चाहे मामला दंडिक हो और चाहे मामला सिविल हो। इसलिए अपील के हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट ही कहे जाते हैं, चाहे वो बीएनएसएस हो और चाहे वो सीपीसी हो, कुछ भी हो। तो डिग्री दो बार आपको अपील करने का हक देती है और आपको जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वहां तक जाने का हक देती है। इसलिए डिग्री क्या है यह बिल्कुल तय हो जाना चाहिए। यह किसी की मनमर्जी पर नहीं रहेगा कि वो चाहे जिस न्याय निर्णयन को डिग्री का नाम दे दे, यह नहीं होगा। यह डिग्री है और आप उसे डिग्री न कहो, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किसको? निर्णय त्रुटि को, क्योंकि डिग्री की जिसके पक्ष में है वो तो जाएगा नहीं अपील में, जिसके खिलाफ है वही जाएगा। और जिसके खिलाफ डिग्री पारित होती है, अभी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्लास में, उस आदमी का नाम निर्णीत ऋणी होगा, जजमेंट डेप्टर होगा। तो आप जजमेंट डेप्टर को नुकसान पहुंचा दो, डिग्री है इन एसेंस, और आप लिख दो वो डिग्री नहीं है, इस ढंग से उसे नुकसान पहुंचा दो, ऐसा अनुमित नहीं किया जाएगा। क्योंकि विधायिका ये चाहती है कि प्रत्येक डिग्री समीक्षा है तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तक जाए। तो फिर सीधी बात है, विधायिका को यह बताना पड़ेगा कि हम किस न्याय निर्णयन को डिग्री कहें। जैसे हम लोग एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं, बेंथम, ऑस्टिन, हालैंड, सामंड, इन सब की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि विधि जो है उसका अध्ययन करेंगे, विधि जो होनी चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए मतलब नहीं क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन है, एंड वी आर द लायर्स, ठीक है। हम सिर्फ लायर की परिभाषा में आने वाले लोग, लायर की परिभाषा में आने वाले लोग यानी लॉ टीचर, लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट एंड जजेस। वो कहते हैं इनसे इस बात का क्या ताल्लुक कि विधि क्या होनी चाहिए? कुछ भी हो विधि, ये विधि कुछ भी होनी चाहिए। अगर विधि जो है उसका ज्ञान आपको नहीं, तो एज ए एडवोकेट आप क्या कर लेंगे, एज ए जज आप क्या कर लेंगे, एज ए टीचर आप क्या कर लेंगे, एज ए स्टूडेंट आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो आपके लिए उपयोगी क्या है? आपके लिए उपयोगी तो विधि जो है उसे जानना है। इसीलिए उनका दर्शन उपयोगितावाद कहलाता है। और हमने दर्शन इसके बारे में आपसे खूब कहा कि ठीक ठीक देखिए चीज को, और जो कुछ आपको दिखाई दे बस वही दर्शन है। तो बेंथम, ऑस्टिन, सामंड, हालैंड सबको ठीक ठीक देखिए, तो वो उस विधि का अध्ययन करना चाहते हैं
जो उपयोगी है, इसीलिए दर्शन उपयोगितावाद है। हमने कहा था दर्शन और विचार को जानने के लिए कोई बहुत पहाड़ नहीं तोड़ने होते, बस केवल ठीक से देखना है। तो कहते विधि जो है उससे हमारा मतलब है, विधि जो होनी चाहिए उससे तो हमारा कोई लेने देना नहीं। तो आप डिग्री इसे बताएंगे, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि विधि जो है वो उपयोगी है, उसी का अध्ययन होना चाहिए, तो वहां भी बेंथम ऑस्टिन से अपेक्षा हुई है कि अगर विधि जो है उसी का अध्ययन हमें करना चाहिए, विधि जो होनी चाहिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो आप ये तो बताइए कि विधि क्या है, आप ये तो बताइए, क्योंकि इतना कह देने से काम नहीं चल रहा कि विधि वो है जो मानव जीवन को विनियमित करे, या विधि वे नियम है जो मानव जीवन को विनियमित करे। इतना कहने से काम नहीं चल रहा, क्योंकि मानव जीवन को विनियमित करने वाले नियम नैतिकता के भी हैं। नैतिकता के नियम भी विधि के समान ही मानव जीवन को विनियमित करते हैं, जबकि वो विधि के नियम नहीं है। और आप कहते हैं कि विधि जो है उसी का अध्ययन करना है, उसके अलावा हमारे अध्ययन की विषय वस्तु और कुछ है ही नहीं। तो आप ये बताइए कि विधि क्या है, और अगर आप ये नहीं बताते तो फिर आपकी बात आधी अधूरी है, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप ये तो बता ही नहीं रहे कि विधि क्या है, और जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो विधि जो है उसका अध्ययन होगा कैसे। तो ऐसे ही तब वो विधि जो है उसके लक्षण बताना शुरू करते हैं कि ऑस्टिन, बेंथम, सामंड, हॉलैंड वो विधि के लक्षण बताना शुरू करते हैं, और उनके द्वारा बताए गए लक्षण इस समय हमारी विषय वस्तु नहीं, क्योंकि फिर तो बात ही अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन वे लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि ये लक्षण जिसमें मिले वो विधि का नियम है, और उस विधि के नियम की व्याख्या और अध्ययन आपको करना है। ऐसे ही जब आप ये कह रहे हैं कि डिग्री ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, और डिग्री अगर होगी तो हम आपको 2 अपीलें देंगे और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तक जाने का मौका देंगे। और अगर डिग्री नहीं है तो हो सकता हम आपको एक भी अपील ना दें, ठीक है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं तो फिर आदेश है, और आदेश 2 प्रकार के होंगे, अंतर्वर्ती और फाइनल। अंतर्वर्ती की दशा में तो हम आपको देंगे ही नहीं अपील, ये बिल्कुल तय है। हां, कुछ फाइनल ऑर्डर्स उनके संबंध में हम आपको अपील दे सकते हैं, और किन फाइनल ऑर्डर्स के संबंध में आपको अपील प्राप्त होगी, वो धारा 104 सपठित आदेश 43 नियम 1। आदेश 43 आदेशों से अपील के संबंध में नियमों की व्यवस्था करने वाला आदेश है, ठीक है ना। ये आदेश और वो आदेश जिसकी अपील होगी, इनमें क्या फर्क है बात करेंगे, उस पर भी करेंगे। लेकिन आप ऐसे समझ लो अभी मोटे मोटे में कि आदेशों की अपील आदेश 43 नियम 1 की व्यवस्था के मुताबिक होती है। अर्थात आदेश 43 नियम 1 में जो ऑर्डर्स दिए, वहां एक लिस्ट दी है पूरी ऑर्डर्स की, कि इन्हीं ऑर्डर्स की अपील होगी, और धारा 104 साथ में पढ़ेंगे आप। तो 104 सपठित आदेश 43 नियम 1, इनमें जो आदेश वर्णित होंगे, अपील सिर्फ आपको उन्हीं की मिलेगी। सारे आदेशों की तो हम अपील देंगे ही नहीं। यानी आदेश आपके खिलाफ हुआ तो हो सकता है सुपीरियर कोर्ट तक जाने का आपको हक ही ना मिले, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट आप जाएंगे अपील के माध्यम से या रिवीजन के माध्यम से। रिव्यू सेम कोर्ट करेगा, अभी हम लोग बात करेंगे, और कर भी चुके हैं बीएनएसएस में, ठीक है। सीआरपीसी का सेक्शन में याद आता है 362, बीएनएसएस में और कुछ होगा जो रिव्यू को मना करता है। और ये आपसे प्री में अक्सर पूछा भी जाता है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस में क्या नहीं है जो सीपीसी में है। तो यहां रिव्यू भी है, वहां रिव्यू नहीं है।
और रिव्यू सेम कोर्ट करेगा, इसलिए सुपीरियर कोर्ट जाने की कोई बात ही नहीं। सुपीरियर कोर्ट आप दो ही रास्तों से जब चलकर जा सकते हैं, एक अपील, दूसरा रिवीजन। रिवीजन इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्र है, ये बेहद संकुचित है। देखेंगे आगे, सीआरपीसी में हम लोगों ने देखा था, तो आर्डर की शुद्धता, वैधता और उसका औचित्य और अवर न्यायालय की जो कार्यवाहियां हैं, उनकी रेगुलरिटी, ये नियमितता, अगर इस पर कोई क्वेश्चन मार्क है कि ये ठीक नहीं है, तभी आप रिवीजन फाइल कर पाएंगे क्रिमिनल में। और दीवानी में अभी हम लोग देखेंगे 115 पर जब पहुंचेंगे तब देखेंगे कि वहां क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, क्षेत्राधिकार क्या होता है, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि क्या होती है, बात करेंगे उस पर। मोटे मोटे में आप समझ लें, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि अगर यह न्यायालय ने की है तो ही केवल सिविल रिवीजन फाइल होगा। और उत्तर प्रदेश में तो चलो वो आप जिला न्यायालय में भी कर सकते हो, शेष भारत में वो उच्च न्यायालय में ही फाइल होगा। यानी कठिनाई है, आसानी नहीं है। और अपील ये बहुत बेहतर रेमेडी है, ठीक है, अपील से बेहतर रेमेडी ही नहीं है, ठीक है ना। सुपीरियर कोर्ट के द्वारा मामला रिव्यू हो और हर एंगल पर रिव्यू हो। आगे हम लोग देखेंगे जब अपील की हम बात करेंगे कि अपील एक्सटेंशन ऑफ हियरिंग है, ठीक है। ऐसे मानेंगे मानो अपील न्यायालय दोबारा विचारण कर रहा हो, एक एक बात पर वहां बात चलेगी, वैसे ही रीअसेस एविडेंस होगा। और अगर आपने एक बार भी यह साबित कर दिया कि कोई साक्ष्य है जिसको ठीक ढंग से, ठीक है, लेने से मना या तो कर दिया गया या नहीं लिया गया, जबकि लिया जाना चाहिए था, तो हो सकता है आपको एविडेंस देने का भी अवसर मिले। ये हम लोगों ने बीएनएसएस में देखा था। सीआरपीसी के सेक्शन फिर हमें याद आ जाते हैं, 391, 92, 93, कहां कहीं पर था कि अपीलेट कोर्ट एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकता है। यानी अपीलेट कोर्ट वो सब कुछ कर सकता है जो विचारणा न्यायालय कर सकता है। तो अपील एक बहुत बेहतर रेमेडी है, और आदेश इसकी अपील हो सकता आपको मिले ही ना, और मिलेगी भी तो बहुत सीमित आदेशों में, और मिल भी गई तो दूसरी नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि डिग्री एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए डिग्री को अनडिफाइंड नहीं छोड़ा। विधायिका ने स्वयं बता दिया कि जब ऐसे न्याय निर्णयन हो तो उन्हें डिग्री माना जाएगा, यह है डिग्री, उन्होंने स्वयं डिफाइन कर दिया। और आपके साथ दिक्कत सिर्फ इतनी होती है कि आप चीजों को नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बस इतनी सी गलती, जो गलती है वही यहीं पे है, बस इसके अलावा ही नहीं। जब नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप उसे रटेंगे, और अगर उसे समझ लिया जाए तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर रटने की कोई जरूरत ही नहीं बचती है। और वो फंक्शनल साइंस है, हम ये बार बार कहते हैं कानून फंक्शनल साइंस है, ये लागू होने के लिए, इसलिए उसे समझना चाहिए। डिग्री डिफाइन की है विधायिका ने कि ये डिग्री है, और अगर वे गुण जो विधायिका ने बताए हैं किसी भी न्याय निर्णय में मिलना है, तो न्यायालय ने, यानी जिसने वो न्याय निर्णय किया है, उस न्यायालय ने उसे किस नाम से पुकारा इसका कोई मतलब नहीं। पुकारते रहिए आप, क्योंकि ये आम जनता की धारणा है कि न्यायालय जो कर देगा वो सब सही। नो,
न्यायालय जब कानून के मुताबिक डिसाइड करेगा तभी सही है, और अगर वो कानून के मुताबिक डिसाइड नहीं कर रहा तो उसकी गलती ठीक करने के लिए ही अपील और रिवीजन ये होते हैं। हाँ, ये ठीक है कि कहीं पर जाकर भले ही गलत हो रहा हो, लेकिन कोई एक तो होता ही है जब वो कह दे कि नहीं यही ठीक है। तो जब तक हम उसे समझा ना ले कि भाई आपने गलत बात को ठीक कह दिया, तब तक उसकी बात को ही हम ठीक मानेंगे, क्योंकि अन्यथा व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए व्यवस्था चलाने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय की बात को फाइनल कर दिया कि ठीक है, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे कि कानूनन वही ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय को भी लगातार समझाने के प्रयास चलते हैं कि नहीं भाई, आपने जो डिसाइड किया वो ठीक नहीं था। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय को शक्ति है कि वे अपने आदेशों को रिव्यू भी कर सकते हैं, ओवररूल भी कर सकते हैं, करते भी हैं। तो किसने किसको क्या नाम दिया इससे मतलब नहीं है। अगर उस न्याय निर्णय में वे गुण हैं जो डिग्री के बताए हैं लेजिस्लेचर ने, तो वो न्याय निर्णय डिग्री है। उसे पारित करने वाले न्यायालय ने उसे किस नाम से पुकारा है इसका कोई लेना देना नहीं। तो डिग्री की परिभाषा हम लोग शुरू करें उससे पहले डिग्री धारा 2(1), ठीक है, डिग्री की परिभाषा से पूर्व धारा 2(1) जो कह रही उसे भी देख लें। कहता है इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, तो ये तो बात ठीक है कि संदर्भ से अगर अन्यथा प्रतीत हो रहा तो बात अलग है, अन्यथा संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। ठीक है, डिग्री की परिभाषा से पूर्व उसने लिखा कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। ये संहिता बन कहे से रही है, पूरी संहिता हम कह किसको रहे हैं, तो संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। नियम कहां दिए हैं? ठीक है, नियम आदेशों में दिए हैं। अब देखिए, यही आपको मिसकॉन्सेप्शन होना शुरू हो जाता है। एक आदेश वो है जो न्यायालय वाद की सुनवाई में पारित करता है, वो आदेश यहां पर अभिप्रेत नहीं है। उस आदेश की बात नहीं हो रही, यहां उस आदेश की बात हो रही है जिसे आदेश के नाम से इस संहिता के साथ अधिनियमित किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, आप सीपीसी देखेंगे तो 158 धाराएं आपको दिखेंगी और बाद में 51 आदेश दिखेंगे, और उन 51 आदेशों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें नियम आपको दिखाई देंगे, और वे नियम प्रक्रिया से संबंधित है। धारा भी प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन सीपीसी में जब आप धाराओं को पढ़ेंगे तो उनमें आपको एक लक्षण दिखाई देगा, और वास्तव में वो लक्षण किसका है? सबस्टेंटिव लॉ का। वो लक्षण प्रोसीजरल लॉ का नहीं है, लेकिन वो लक्षण यहां दिखाई देता है। आप धारा जब पढ़ेंगे तो आपको सबस्टेंटिव लॉ का लक्षण दिखाई देगा, मीनिंग देयर बाय जैसे सबस्टेंटिव लॉ आपको कुछ अधिकार देता है, आप पे कोई कर्तव्य अधिरोपित करता है, आपको कोई शक्ति देता है, आप पर कोई योग्यता, विशेषाधिकार, निर्योग्यता, ये सब उत्पन्न करता है। ठीक वैसी ही स्थिति है आपको धारा पढ़ने पर दिखाई देगी सीपीसी की, जब वो कहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, हक होगा। इस भाषा में नहीं कहेगा, लेकिन जो लिखा है उसका अर्थ यही निकलेगा कि सिविल न्यायालय को प्रत्येक सिविल बात की सुनवाई करने का हक होगा। ठीक है, इसका मतलब इफ यू हैव ए सिविल कॉज ऑफ एक्शन देन यू मे फाइल ए सिविल सूट। ठीक है, तो आपको ये लक्षण जो सबस्टेंटिव लॉ का है, आप में कैपेसिटी, आप में एक योग्यता, आप में एक विशेषाधिकार, ठीक है, ये सेक्शन 9 ने पैदा कर दिया। तो ये लक्षण किसका है? ये लक्षण सबस्टेंटिव लॉ का है। और अब उन्होंने कह दिया कि आपको सिविल विवाद दायर करने का हक होगा, लेकिन सिविल विवाद दायर कैसे होगा? ठीक है, दायर करने की कोई प्रक्रिया होगी। आप जज साहब के सामने जाकर या न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी बात
ओरली कहेंगे, लिखित कहेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं। एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है लिखने का, एक पैराग्राफ का फॉर्म होता है लिखने का, कैसे लिखेंगे और कौन कौन आपके द्वारा मामले में पक्षकार बनाया जाएगा, किस प्रकार से, क्योंकि आपने दायर कर दिया तो दूसरे को बुलाया जाना और उसकी बात सुनी जानी भी तो आवश्यक है। दूसरे को कैसे बुलाया जाएगा, आदि आदि बातें हैं। ये तो नहीं लिखी है सेक्शन 9 में, तो इनके लिए विस्तार से प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। तो वो विस्तार से जो प्रक्रिया है वो कहां दी गई, नियमों में। और वो नियम कहां है, आदेशों में। जैसे हम लोग आदेश पढ़ना शुरू करेंगे, आदेश मुख्यतः तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे धारा 26 पर। सीपीसी पढ़ते हुए जब पहुंचेंगे धारा 26 पर, फिर एकदम सीपीसी रुक जाएगी, फिर आदेश चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो 10, 12, 20 तक आदेश चलेंगे, ऐसे करके चलता है। तो विस्तार से प्रक्रिया आपको वहां मिलेगी। अब जब सीपीसी काहे के लिए बनी, सिविल सूट इसकी सुनवाई के लिए, सिविल प्रक्रिया को, सिविल न्यायालय की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए। तो डेफिनेटली सिविल न्यायालय की प्रक्रिया विनियमित नहीं हो सकती जब तक कि आदेश के संहिता के अंतर्गत, ठीक है, नियम आते हैं ये न लिख दिया जाए। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा कि संहिता के अंतर्गत नियम भी आते हैं। अगर ऐसे लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, नियम भी आते हैं, यानी संहिता कैसे बनकर मिलकर बन रही, धारा प्लस आदेश। आदेश तो नहीं लिखा, क्यों, नियम लिखा कि नियम आते हैं, क्योंकि नियम आदेशों में ही है। तो जब नियम आ गए, इसके मतलब संहिता धारा प्लस आदेश से मिलकर बन रही है। ठीक है, संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। जब आप नियम और संहिता का शेष भाग, जिसे धाराओं का भाग कहा जाना उचित होगा, दोनों को पढ़ेंगे तो यह माना जाएगा आपने संहिता का अध्ययन किया है। ठीक है, संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। दोनों के बीच मूल भेद, मौलिक भेद क्या है संहिता और नियम के बीच? तो संहिता के, ठीक है, संहिता और नियम के बीच तो नहीं कहना चाहिए, धारा और आदेश के बीच। संहिता में जो धारा और आदेश के पार्ट हैं, ये धारा प्लस नियम के जो भाग हैं, इनके बीच मौलिक अंतर क्या है? इनके बीच मौलिक अंतर यह है कि धाराएं स्वयं विधायिका ने अधिनियमित की हैं। आदेश भी प्रथमतः विधायिका ने अधिनियमित किए, लेकिन उनमें संशोधन का और नए प्रकार के नियम बनाने का हक उच्च न्यायालय को मिला है। जब हम लोग पहुंचेंगे आगे सीपीसी में, मेरा ख्याल 121, 22 या 23 धारा होगी, जो भी वहीं पर कहीं पे है, तब अब हम देखेंगे उच्च न्यायालयों को नियम बनाने का हक मिला है। उच्च न्यायालय नियम संशोधित कर सकता है, जबकि धाराओं के भाग को संशोधित अगर करना है तो स्वयं विधायिका ही उसे संशोधित करेगी। और उच्च न्यायालय जब नियम संशोधित करेगा तो उसकी प्रक्रिया पूरी वहां पर दी गई है कि कैसे संशोधन होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय जो नियम बनाएगा न्यायिक हैसियत में नहीं बनाएगा। उच्च न्यायालय जो नियम बना रहा है वो प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर, जो विधायिका ने उसे प्रत्यायोजित की है शक्ति, तो न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम यहां प्रत्यायोजित विधायन कहलाएंगे। और प्रत्यायोजित विधायन जिन मर्यादाओं के अधीन होता है, उन्हीं मर्यादाओं के अधीन वो बनाए जाएंगे। कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं, इतनी बात हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण डिग्री, क्योंकि डिग्री बतानी पड़ेगी, क्योंकि डिग्री का महत्व ही इसी बात में है कि डिग्री के अलावा अगर कुछ है तो हो सकता है उसकी अपील मिले ही ना, और मिल भी गई तो एक ही मिलेगी। और जो कुछ डिग्री के अंतर्गत आ गया उसकी 2 अपीलें, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तक मामला जाएगा। इसलिए डिग्री के ऊपर विशेष जोर,
इसलिए डिग्री को लेजिस्लेचर ने अनडिफाइंड नहीं छोड़ा। और आपसे हर जगह डिग्री पूछी इसीलिए जा रही, whether that is a examination of LLB or any other type of examination, क्योंकि उसे जाने बिना आप सिविल में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखें डिग्री क्या कहती है। डिग्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। डिग्री से क्या आशयित है? न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि न्याय निर्णयन क्या होता है। उसने ये नहीं कहा कि डिग्री से ऐसे निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, निर्णयन नहीं कहा, उसने कहा न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। इसका मतलब आप जिस निर्णय को डिग्री ये स्थिति देना चाहते हैं उसे न्याय निर्णयन होना चाहिए। न्याय निर्णयन होता कैसे? जो न्यायिक प्रक्रिया से किया जाए वही निर्णय, ठीक है, न्याय निर्णयन कहलाता है। निर्णय अलग बात है, ठीक है, और न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय यह अलग बात है। ठीक है, निर्णय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय, यह न्याय निर्णयन कहलाता है। निर्णय तो यह हो गया कि कुछ नहीं, ऐसा ही होगा, हो गया निर्णय, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सुना नहीं गया, इसमें किसी की गलती क्या है, यह किसी की गलती है या नहीं है, इसे जानने का कोई प्रयास नहीं हुआ। दोनों में से किसी की नहीं सुनी हमने खुद मामले को जज किया, देखा, न तुमसे कुछ पूछा न तुमसे कुछ पूछा, और मेरा मन हुआ तो पूछ भी लिया, और उसके बाद जो बनाया सो डिसाइड कर दिया। अपने निर्णय के कोई कारण हमने आपको नहीं बताए कि वाई आई हैव रीच्ड एट दिस, ठीक है, डिसीजन। आखिर हमें बताना चाहिए ना कि भाई तुमने ये कहा लेकिन तुम्हारी बात इस कारण गलत है, तुमने ये कहा तुम्हारी बात इस कारण गलत है या इस कारण सही है। अब कोई कारण ही नहीं बता रहे, ठीक है, न खाता न बही, जो सीताराम केसरी कहे वही सही, ठीक है, जैसे कांग्रेस में चलता ना, बोले सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, बस हो गया, खाता भाई कुछ ही नहीं, जो वो कहते वही सही है। तो ये तो नहीं चलेगा। इट मे बी ए डिसीजन बट इट डजंट कम जुडिशियली। न्याय निर्णयन इसकी विशेषता यही है कि यह न्यायिक प्रक्रिया से आता है। जज साहब भी स्वतंत्र नहीं है कि पहले ही दिन हम डिसाइड किए दे रहे, नो, प्रक्रिया है, दी गई है कि whenever the pledge will be filed before you, you will issue the summon, ठीक है, and for what purposes the summon will be issued by you। आगे हम लोग देखेंगे कि जो आप सम्मन जारी करेंगे काहे के लिए जारी करेंगे, यू मस्ट राइट डाउन दैट पर्पस इन योर सम्मन। आप सम्मन में ये लिखेंगे कि आप प्रतिवादी को जो आहूत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए, ताकि वो तैयारी से आए। आप लिखेंगे सम्मन में। आप सम्मन कचहरी जाएंगे तो देखेंगे वहां की भाषा अलग होती है, अलग होती नहीं है, क्योंकि पुराने समय में अरबी, फारसी, उर्दू ये न्यायालय की भाषा रही है, तो वही अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द अभी भी वहां चल रहे हैं। यद्यपि यहां उसके स्थानापन्न हिंदी के शब्द आ गए हैं, लेकिन वहां तो सब परंपरा ही चल रहा है, इसे पढ़ता ही कौन है, वहां तो सब परंपरा ही चल रहा है, ठीक है। तो तनकी एक शब्द है, ठीक है, ये फारसी का होगा या अरबी का होगा, उर्दू का तो नहीं है, ठीक है। तनकी के माने होते हैं विवाद के बिंदु,
ठीक है ना। तो जब सिविल सूट फाइल होता है तो वहां वकील साहब कहते हैं संबंध तनकी तलब लगाना, संबंध तनकी तलब लगाना। ठीक है, संबंध तनकी तलब का मतलब यह हुआ कि आपको तलब किया गया काहे के लिए, तनकी, इसके निर्धारण के लिए, विवाद के बिंदु इनके निर्धारण के लिए आपको तलब किया गया है, आपको आहूत किया गया है। ठीक है, यानी मीनिंग देयर बाय यू मस्ट राइट डाउन दैट पर्पस in your summon for which you have summoned to anybody। ठीक है ना, आपको ये लिखना पड़ेगा। यानी जज साहब स्वतंत्र नहीं है कि जो चाहो सो करो, नो। और इसीलिए whenever they will reach at a decision, then it will be said that they have decided, not only they have decided, but they have decided judicially। न्यायिक निर्णय है ये न्याय निर्णयन है। ठीक है ना, न्याय निर्णयन की विशेषता यही है कि ये न्यायिक प्रक्रिया से आता है। जो कुछ न्यायिक प्रक्रिया से नहीं आ रहा वो न्याय निर्णयन नहीं है। अब आप याद करते हैं कि अगर डिसमिस इन डिफॉल्ट है, डिसमिस इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आपकी गलती के कारण आपका मुकदमा खारिज हो गया। ठीक है, यानी न्यायालय ने डेट फिक्स की थी कि भाई सुनवाई के लिए दोनों पक्ष आएंगे और आप वादी थे और आप पहुंचे ही नहीं। ठीक है, प्रतिवादी तो कह ही रहा कि आपने गलत मुकदमा फाइल किया है और आप अपनी बात कहने पहुंचे नहीं। ठीक है, तो पक्षकारों की उपसंजाति न होने के कारण आपका मुकदमा निरस्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो कारण क्या है, पक्षकारों का उपसंजात न होना। उपसंजात का मतलब उपस्थित न होना। ठीक है, फिर आप कहेंगे उपसंजात शब्द क्यों लाए, उपस्थित न होना यह कह देते हैं। अरे भाई तुम यहां उपस्थित हो यह हमें थोड़ी मालूम है। तुम उपस्थित हो सकते हो, हमें नहीं मालूम। आप उपसंजात हो मतलब जब हम पुकारें तो आप बताएं कि हम हैं, तभी तो आप उपस्थित हैं। इससे क्या होता है, आप उपसंजात हो। ठीक है, इसीलिए उपसंजात शब्द का प्रयोग होता है क्या कि आप शब्दों के अर्थ समझने में दिक्कत करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। तो पक्षकारों की उपसंजाति ये न होने के कारण अगर मुकदमा निरस्त हो गया, अभी आएगा भी जब हम लोग डिग्री की डेफिनेशन देखना शुरू करेंगे तो इसे डिग्री नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह न्याय निर्णय नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या है, पक्षकार उपसंजात नहीं हुए थे, इस कारण निरस्त हो गया। मामला बनता था या नहीं बनता था, वादी की बात ठीक थी या प्रतिवादी की बात ठीक थी, ये बात ही कहां चली भाई, ये बात कहां चली। बात तो सिर्फ इतनी हुई कि पक्षकार उपसंजात नहीं हुए, इसलिए खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो हाउ कैन यू से दैट इट हैज बीन डिसाइडेड जुडिशियली। जुडिशियली कहां डिसाइड हुआ। ठीक है ना, यह निर्णय हो सकता है लेकिन यह न्याय निर्णय कहां है। ठीक है, मीनिंग देयर बाय if any decision has been put before you by anybody and you are a judge of the appellate court, then first of all you must examine that this decision has come judicially or not। अगर ये जुडिशियली आया ही नहीं तो हाउ कैन यू named this decision as a degree, or if that has come judicially and the lower court has termed that decision as an order, then it will also be wrong। Now it may be a degree, अभी it will be a degree हम नहीं कह रहे हैं,
क्योंकि अभी आगे की और बहुत सारी बातें हैं। बट इट विल बी ए डिग्री, वो सॉरी इट मे बी ए डिग्री, ठीक है, इफ दैट हैज कम जुडिशियली। तो आपको सबसे पहले, अब आप जब अपनी किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां बहुत से ऐसे आदेश बताए जाएंगे, ठीक है, जो डिग्री न माने जाने की परिभाषा के अंतर्गत होंगे। आप उन्हें याद मत करिए, ये देखने की कोशिश करिए कि ये इसीलिए डिग्री नहीं माने गए क्योंकि ये जुडिशियली आए ही नहीं, ये दोनों पक्षों को सुनकर पारित किए गए हो, ऐसी दशा नहीं है। एक नहीं आया, इसलिए जो शिकायत करता था वही नहीं है, ठीक है भाई। प्रतिवादी, उसे कोई शिकायत थोड़ी है, वो तो आपकी शिकायत का विरोध करने आया है। जब शिकायत करता ही नहीं तो बात खत्म हो गई। शिकायतकर्ता की शिकायत का औचित्य यह कहां परीक्षित हुआ? तो हाउ कैन यू से दैट दिस डिसीजन हैज कम जुडिशियली? जब ऐसा नहीं तो काहे डिग्री हो जाए? इसे हम डिग्री क्यों माने? ठीक है, अब न्याय निर्णयन है, चलो है, ठीक है ना, न सिर्फ न्याय निर्णयन है बल्कि ये न्याय निर्णयन है। अच्छा, न्याय निर्णयन एक चीज और भी है। न्याय निर्णयन है, ये कहते कब है? प्रक्रिया न्यायिक ढंग से चलाकर निर्णय देने का अधिकार किसको है? न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय को है। ट्रिब्यूनल या अन्य जो प्राधिकारी हैं, ठीक है, जो निर्णयन का काम कर रहे हैं या न्याय निर्णयन का भी काम कर रहे हैं, वो नॉर्मली नेचुरल जस्टिस इसके मुताबिक निर्णय देते हैं, ठीक है, और उनके निर्णयों को सिर्फ निर्णय कहा जाता है, न्याय निर्णय नहीं कहा जाता, ठीक है, कि ट्रिब्यूनल का ये डिसीजन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी न्याय निर्णयन को आप डिग्री ये नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो किसी न्यायालय ने पारित किया है, ठीक है, दैट मस्ट बी पास्ड बाय ए कोर्ट, ठीक है, इन सिविल जुडिक्शन, ठीक है ना, दैट मस्ट बी पास्ड बाय ए कोर्ट। इन सिविल जुडिक्शन ये कहना अनावश्यक है क्योंकि बात ही सीपीसी की चल रही है, ठीक है, इसलिए इतना कहना इनफ है, पर्याप्त है कि दैट मस्ट बी पास्ड बाय द कोर्ट एंड दैट मस्ट आल्सो बी पास्ड बाय द, ठीक है, अडॉप्टिंग ए जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, वो जुडिशियली पास होना चाहिए। दूसरी चीज ये देखा, ये दोनों चीजें जब मिल जाएं तब एक, ठीक है, बाधा हमने पार कर ली, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। डिग्री कहता है, डिग्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, प्रारूपिक। अब दूसरी चीज होनी चाहिए कि दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड फॉर्मली, ठीक है। डिग्री की दूसरी परिभाषा, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी दूसरी चारित्रिक विशेषता है वो ये है कि दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड फॉर्मली। और आपसे हमने कई बार चर्चा की है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, इसके बीच जो भेद है वो भेद सिर्फ सारी चीजों के पूर्व से निश्चित होने और पूर्व से निश्चित न होने में है। जो कुछ फॉर्मल होता है, जो कुछ औपचारिक है, वो सब पूर्व से निश्चित है। जैसे कहते हैं फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना है, फॉर्मल ड्रेस का मतलब यह हुआ कि जो पूर्व से निर्धारित है वही ड्रेस पहनकर आना है, ठीक है।
आपसे एग्जामिनेशन जब बाय बार लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि फॉर्मल ड्रेस पहनकर आपको आना है, ठीक है। मीनिंग देयर बाय आपको कॉलेज की जो ड्रेस निर्धारित है वही पहनकर आना है और बाकी अनफॉर्मल ड्रेस में आना है। जैसे जब कोई, वो तो आप लोगों के यहाँ ज्यादा होती रहती हैं, आप लोग ज्यादा उसके अनुभवी हैं, फेयरवेल जब होती है तो उन्होंने कहा अनफॉर्मल ड्रेस में आना है। और फिर अनफॉर्मल ड्रेस के नाम पर जिस ढंग की ड्रेस में आप जाते हैं वो तो अवर्णनीय है, ईश्वर के समान। जैसे ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, वैसे ही फिर उन ड्रेसेस का जो वर्णन है वो भी नहीं किया जा सकता, वो अलग बात है। लेकिन फॉर्मल और अनफॉर्मल, इसका भेद सिर्फ इस बात में है कि सब कुछ पूर्व निश्चित है और सब कुछ पूर्व निश्चित नहीं है। तो डिग्री कहता है एक ऐसा न्याय निर्णय है जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, यानी डिग्री जिस न्याय निर्णय को आप कहेंगे उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर प्रारूपिक अभिव्यक्ति नहीं है तो डिग्री नहीं है। और हमने आपसे कानून के क्षेत्र में बार बार कहा कि कुछ भी वो मत मानिए जो आपको बेर में ना दिखाई दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहें, कोई कहे, मानिए मत। ये श्रद्धा का क्षेत्र ही नहीं है। हालांकि श्रद्धा बड़ा अलग शब्द है, आप श्रद्धा और विश्वास इसे एक में मिलाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं, आपको श्रद्धा का कोई बोध नहीं है, क्योंकि श्रद्धा बहुत अच्छी चीज है, विश्वास अच्छी चीज नहीं है। जब भी आप किसी की बात इसलिए मानते हैं कि वो व्यक्ति विशेष वो बात कह रहा है, तो आपका उस बात पर विश्वास होता है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति विशेष कभी गलत कह ही नहीं सकता, इसलिए उसकी बात की सत्यता इसको परीक्षित किए बिना आप सिर्फ ये मान लेते हैं कि जो कुछ उसने कहा वो ठीक है। इसलिए आपकी ये मान्यता इतनी कमजोर होती है कि जरा से धक्के से, ठीक है, वो मान्यता किसी भी क्षण गिर जाती है, क्योंकि वो विश्वास है। और जब श्रद्धा ये पैदा होती है तो श्रद्धा का मतलब आपने खुद बातों को जाना है, आपने खुद परीक्षा की है, आपने खुद जाना है बातों को, और फिर आपने उस बात पर विश्वास किया है, ठीक है। अगर आप खुद ये जान लेंगे कि धन पद प्रतिष्ठा इसके आधार पर कोई महान नहीं होता, तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली बुद्ध, महावीर और राम और कृष्ण जैसा हो जाएगा। वो उच्च पदों पर रहे या थे, उनका व्यवहार लेकिन खराब नहीं हुआ। जब तक आप इस बात पर विश्वास करते रहेंगे कि धन प्रतिष्ठा इससे कोई व्यक्ति महान नहीं होता, केवल विश्वास करेंगे, तो अगर आपको यह वाकई पता है कि धन पद प्रतिष्ठा से कोई महान नहीं होता, तो फिर उसके पीछे दौड़ क्यों रहे हो? इसका मतलब सिर्फ मान्यता है, ठीक है, सिर्फ मान्यता है, सिर्फ विश्वास और श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा ये बहुत अच्छी चीज है, विश्वास अच्छी चीज नहीं है। आप विश्वास को श्रद्धा माने बैठे हो, गड़बड़ यहां है। श्रद्धा जानकर होती है, जब आप चीजों को जान के नहीं ये बेहतर है, फिर उसके प्रति श्रद्धा ये पैदा होती है। विश्वास बिना जाने होता है, ये दोनों के बीच फर्क है, दोनों के बीच बोध का फर्क है। तो कानून विश्वास का क्षेत्र नहीं है, ये श्रद्धा का क्षेत्र है। जानिए और फिर विश्वास करिए। तो कहता है प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, और प्रारूपिक का अर्थ यही है कि सब कुछ पूर्व निश्चित है। तो फिर कहां पूर्व निश्चित है देखना पड़ेगा, और अगर नहीं दिख रहा बेयर में तो मत मानिए, कोई जरूरत नहीं मानने की। याद मत करिए,
आपकी गलती यही है कि आपने सब कुछ याद कर लिया। याद बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाइए। आपकी गलती यही है कि आपने सब कुछ याद किया है। याद करने से होता यह कि शब्दों का रिपीटेशन होते होते आपको यह भ्रम पैदा हो जाता है कि आपको चीजें पता है, जबकि आपको पता नहीं होती। आपने चीजों को रिपीट किया है लगातार लगातार। याद करना क्या होता है? लगातार रिपीट किया, ठीक है, दिमाग में बस गया और आपको यह भ्रम पैदा हो गया कि आपको चीजें पता है, जबकि नहीं पता है। आपको दिखना चाहिए। कहता प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत, तो ढूंढिए वेर में कहां है इसका प्रारूप। प्रारूप है इसका मतलब यह है कि पूर्व निश्चित है। तो आप जैसे सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां थी, प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची, ऐसे ही आप यहां देखेंगे तो यहां भी परिशिष्ट का परिशिष्ट खा ये मिलेंगे आपको, ठीक है, देखेगा सीपीसी। तो संभवतः जहां तक हमें याद पड़ रहा है, परिशिष्ट खा में आपको डिग्रियों के प्रारूप मिल जाएंगे कि ये है डिग्री, ये मोचन के बाद में पारित की जाएगी, ये सब फलाबाद में पारित की जाएगी। डिग्री का प्रारूप दिया है। और साथ ही साथ आप आदेश 20 देखेंगे तो आदेश 20, नियम 12, नियम 13, नियम 14, 15, 16, 17, 18 है, ठीक है। वहां भी प्रारूप इसकी बात की गई है, ठीक है ना। तो परिशिष्ट खा सपठित आदेश 20, नियम 12, 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चूंकि बताया है कि यह डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री न्याय निर्णयन है। इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। तो अगर आपके सामने कोई डिसीजन रखा है और आपको इंक्वायरी करनी है कि वो डिग्री है या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट इंक्वायर दैट द डिसीजन हैज कम जुडिशियली और नॉट, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट इशू विच शुड बी डिसाइडेड बाय यू, एंड आफ्टर दैट यू मस्ट सी, यू मस्ट ऑब्जर्व, you must inspect that it has been expressed formally or not, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मली एक्सप्रेस हुआ है तो इसका फॉर्म कहां है, यही तो होना चाहिए। और वो फॉर्म अगर आपको सीपीसी में दिख रहा कि यस इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड फॉर्मली, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीसी, देन इट मे बी ए डिग्री। अभी भी इट में भी ये डिग्री, अभी भी हम ये नहीं कह रहे इट विल बी ये डिग्री, ठीक है। तो दूसरा गुण मिला, कहता डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित। तो न्यायालय शब्द आ भी गया, ठीक है। इसका मतलब न्याय निर्णय जो डिग्री हो सकता है वो सिर्फ न्यायालय का होगा, ट्रिब्यूनल का नहीं होगा। अब तो डेफिनेशन में भी आ गया इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं बची। कहता डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, ठीक है, वाद में के। इसका मतलब देयर मस्ट बी ए सिविल सूट, ठीक है ना। इसका वाद में के उसने कहा, इसका मतलब द डिसीजन विच इज प्लेस्ड बिफोर यू बाय समबडी, ठीक है, उसके बारे में आपको ये परीक्षा करनी चाहिए कि क्या ये न्याय निर्णय है, अर्थात क्या इसे जुडिशियली डिसाइड किया गया है, क्या ये न्यायालय द्वारा डिसाइड है, क्या ये उस प्रारूप में है जिस प्रारूप में सीपीसी होना निश्चित करती है, ठीक है। और फिर अगला जो सवाल आपके सामने होना चाहिए, क्या ये वाद में पारित किया गया है, ये अगला सवाल है जो आपको देखना चाहिए। तो कहता वाद में क्या, इसका मतलब वाद कोई विशेष बात है तो देखना पड़ेगा वाद इसमें पारित है ये न्याय निर्णय या नहीं। तो फिर हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वाद में कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हम अन्य न्याय निर्णयन जो न्यायालय द्वारा दिए जाएंगे उनसे अलग कैसे करेंगे। इसका मतलब वाद
कुछ विशेषता लिए हुए है, तभी उसने कहा जो वाद में के सभी प्रश्नों, आगे की बात ही हम नहीं कर रहे, वाद। तो सबसे पहली चीज यह है कि वाद दायर करने की एक विशेष प्रक्रिया सीपीसी में दी गई, हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा, ठीक है ना। वो कहेगा प्रत्येक सिविल वाद, शायद धारा 26 है, ठीक है। कहां संस्थित होगा, सेक्शन 15 कहेगा सबसे निचले सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, ठीक है। ये निचला सिविल न्यायालय है, किस हिसाब से काउंट किया जाएगा वो भी वहां बताएंगे। फिर ये निचला सिविल न्यायालय भारत के किस हिस्से में स्थित होगा जिसमें आप अपने सिविल वाद को प्रस्तुत करेंगे, यह धारा 16 से 20 बताएगी, ठीक है ना। उस वाद पत्र में क्या क्या उल्लिखित होगा और किस क्रम से उल्लिखित होगा, उल्लिखित होने का क्रम क्या होगा, यह आदेश 7 बताएगा, ठीक है ना। उस वाद पत्र में पक्षकार कौन होंगे, यह आदेश 1 बताएगा। और कब आप वाद पत्र उपस्थित कर देंगे और सिविल वाद संस्थित हुआ माना जाएगा, यह आदेश 4 बताएगा, ठीक है ना। इसके मतलब यह हो गए कि प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके ही संस्थित किया जाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब देखिए, आप सीपीसी नहीं देखते हैं, आप केस ला रटने पर लगे हैं। पहले सीपीसी देखिए, कानून का सिद्धांत क्या है कि पहले कानून देखिए, कानून की जो व्याख्या आप कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि कानून की व्याख्या करने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं, अधिकृत नहीं मीनिंग देयर बाय एडवोकेट अपनी व्याख्या रखता है न्यायालय के सामने। जब अधिकृत व्याख्या करने का हक न्यायालय का है, जब एडवोकेट की बात न्यायालय को ठीक लगती है, फिर वो एडवोकेट की बात पर मोहर लगाता है और फिर वो बात न्यायालय की हो गई, ठीक है। इनफैक्ट एडवोकेट्स बेवकूफ नहीं है, न्यायालय बड़े होशियार नहीं है। whatever they are saying that has been said by, ठीक है, any advocate, ठीक है, उन्होंने केवल मोहरें लगाई हैं, ठीक है। आप सुनते भी हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया बीच में, ठीक है, दे हैव आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस, और बाकी जो अधिवक्ताओं के तर्क हैं वो आते हैं डिसीजन में। तो आप अधिकृत व्याख्याकार नहीं हैं, अधिकृत व्याख्याकार वो हैं, इसलिए आपका जो मत है उसके समर्थन में न्यायिक निर्णय उद्धृत किए जाते हैं। तो पहले आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि डिग्री एक ऐसा न्याय निर्णय है, ठीक है, जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है और यह न्यायालय द्वारा वाद में पारित किया जाता है। और वाद क्या होता है, वो जो वाद पत्र के उपस्थित किए जाने से संस्थित होता है। क्यों सीपीसी ऐसा कह रही, हम नहीं कह रहे। देयर इज सेक्शन 26 which says that every civil suit will be instituted by everybody by the institution of a plaintiff. It is not the statement of myself, it has been said by the CPC. That is why I am saying. और इसीलिए प्रीवी काउंसिल ने उस मुकदमे में जिसका उल्लेख आप सब लोग बड़े जोर शोर से डिग्री की परिभाषा करते समय करते हैं, हंसराज गुप्ता वर्सेस, ठीक है, देहरादून मसूरी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, उसमें प्रीवी काउंसिल ने भी यही कहा है कि सामान्यतः सिविल वाद या वाद उसी को कहते हैं जो वाद पत्र के उपस्थित होने से संस्थित होता है, सामान्यतः। अब इस सामान्यतः शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सिविल वाद पत्र उपस्थित करने से संस्थित होता है,
लेकिन एक्सेप्शनली अपवादिक तौर पर, क्योंकि विधायिका विधान के क्षेत्र में सोवरन है, इसलिए विधायिका ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है कि एप्लीकेशन, यानी जो वाद पत्र नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन का फॉर्म निर्धारित नहीं है, एप्लीकेशन कैसे भी लिखी जा सकती है। तुम कभी लिखते हो महोदय सबने निवेदन यह है कि, ठीक है, ऊपर सेवा में कोई और ढंग से एप्लीकेशन लिख देता है, कोई और ढंग से लिख देता है। एक गैर पढ़े लिखे आदमी की या कम पढ़े लिखे आदमी की एप्लीकेशन देखो आप, तो वो अलग ढंग की होगी, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का फॉर्म निर्धारित नहीं है, वाद पत्र का फॉर्म निर्धारित है, आदेश साथ है, वो बता रहा है कि ये चीजें होंगी। पक्षकार कौन होंगे, आदेश एक बता रहा है। वाद कारणों का उल्लेख और कितने वाद कारणों का उल्लेख एक वाद पत्र में, आदेश 2 बता रहा है, ठीक है। कैसे वाद पत्र संशोधित करके सिविल वाद दायर किया जाएगा, आपका आदेश 4 बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाद पत्र यह अलग बात हो गई, ठीक है, और एप्लीकेशन अलग बात हो गई। तो प्रत्येक सिविल वाद सामान्यतः वाद पत्र उपस्थित होने से संशोधित होगा, यह धारा 26 कह रही। लेकिन चूंकि विधायिका सोवरन है, इसलिए विधायिका कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेशन के माध्यम से वाद प्रस्तुत करने की सुविधा ये दे देती है, ठीक है ना, कुछ एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन के माध्यम से वाद संस्थित करने की सुविधा देते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में वाद एप्लीकेशन के माध्यम से संस्थित किया जा सकता है, और तब वो वाद तत्वतः डिफेक्टो वस्तुतः सीपीसी के मुताबिक नहीं, बल्कि स्टैट्यूटरी सूट कहा जाना चाहिए कि वो समिति द्वारा संस्थित वाद है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने उसे संस्थित करा दिया, अदरवाइज वो संस्थित नहीं होता। इसीलिए प्रीवी काउंसिल ने उसमें कहा कि सामान्यतः वाद उसी को कहा जाता है जो वाद पत्र के उपस्थित होने से संस्थित होता। अब आपके सामने एक न्याय निर्णय रखा है जिसके बारे में विवाद है कि यह डिग्री है या नहीं। तो आपने सबसे पहले देखा कि क्या यह न्याय निर्णय है, न्यायालय द्वारा दिया गया है, क्या इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, ये हुआ। फिर आपने ये देखा क्या यह वाद में पारित हुआ, ठीक है। वाद में पारित हुआ यह देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या इसे संस्थित करने के लिए वाद पत्र उपस्थित किया गया था, ठीक है ना, और क्या वो वाद पत्र सीपीसी के मुताबिक था। और यदि नहीं, ये एप्लीकेशन से संस्थित है, तो क्या इस इंस्टीट्यूट में विधायिका ने एप्लीकेशन के माध्यम से वाद प्रस्तुत करने की सुविधा दी है या नहीं, ठीक है ना। अब आपको यह देखना है, नंबर लाने के लिए नहीं है, ये नंबर लाने के लिए नहीं है, ये मामलों का झगड़ों का निस्तारण करने के लिए है। इसलिए यू मस्ट नो कि हाउ आई कैन डिसाइड। भाई आपको यह सिखाया इसलिए जा रहा है कि आगे चलकर आप डिसाइड करें। आप नंबर ला रहे हैं इसे पढ़ पढ़ के, जैसे इतिहास याद कर करके नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि क्या ये किसी इंस्टीट्यूट ऐसे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें धारा 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है ना, एल्यूमनी, ठीक है, ये प्राप्त करने के लिए धारा 25 में भी एप्लीकेशन आप देते हैं, ठीक है। और सीपीसी वहां एप्लीकेबल होगी ऐसी शायद वहां धारा 20, 21 ए बी सी कुछ ऐसे करके है, ठीक है। वहां हिंदू मैरिज एक्ट में कहा कि सीपीसी एप्लीकेबल होगी, सीपीसी एप्लीकेबल होगी तो वाद संस्थित होता है, ठीक है। याचिका भी संस्थित होती है, वाद भी संस्थित होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, आर्बिट्रेशन का एक्ट आप पढ़ेंगे, वहां भी वाद संस्थित किया जाता है एप्लीकेशन देकर, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत भी एप्लीकेशन देकर वाद संस्थित होता है। तो दीज आर स्टैट्यूटरी सूट, बट दे आर इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्शनली। जनरली a civil suit has been instituted by the presentation of a plaint,
ठीक है ना। तो ये आपको देना। फिर कहता बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में, ठीक है, पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। यानी अब इस डिसीजन, जब आपने ये देख लिया कि ये न्याय निर्णयन है, न्यायालय द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है, ये वाद में पारित है। अब आपको देखना है कि क्या ये वाद में के जो विवादग्रस्त प्रश्न है, वाद में के विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में निश्चायक अवधारणा, यानी दो बातें हैं। एक तो विवादग्रस्त प्रश्न, उन्हीं का निर्धारण इसे होना चाहिए। जो प्रश्न विवादग्रस्त नहीं है, अगर उनसे यह निर्धारण संबंधित है तो भी ये डिग्री नहीं है, ठीक है ना। जो प्रश्न विवादग्रस्त है, क्या ये उन पर दिया गया न्याय निर्णय है? जो विवादग्रस्त नहीं है, यदि उन पर दिया गया तो इससे हम डिग्री नहीं है, ठीक है ना। ये आदेश हो, अंतर्वर्ती आदेश हो, जो चाहे हो, लेकिन ये डिग्री नहीं है, ठीक है। विवादग्रस्त जो प्रश्न है उन पर दिया गया न्याय निर्णय है क्या, ठीक है। और अगर उन पर भी दिया गया है तो क्या ये निश्चायक प्रकृति का है, ठीक है। अगर ये बाद में के विवादग्रस्त प्रश्न का निर्धारण भी है तो क्या ये निश्चायक प्रकृति का है, और अगर ये निश्चायक प्रकृति का भी है तो क्या बाद में के पक्षकारों के संबंध में है, ठीक है। क्या ये बाद में के पक्षकारों के संबंध में? तीन बातें आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एडजुडिकेशन मस्ट बी रिलेटेड विथ द राइट्स ऑफ पार्टीज, ठीक है ना, एंड दोज राइट्स मस्ट बी लिटिगेटेड इन दिस पर्टिकुलर लिटिगेशन, ठीक है ना, एंड दैट एडजुडिकेशन मस्ट बी फाइनल एडजुडिकेशन of those rights. If it is, then it is a degree. If it is not, it is not a degree. ठीक है ना। तो डिग्री के इस एस्पेक्ट पर, और डिग्री कितने प्रकार की होती है इस पर कल बात करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा है। देखिए